सो हेलो गाइस, तो ये अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हिमालयन बास्केट पहल ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने हिमालयन बास्केट पहल को शुरू किया। क्या होगा इस पहल में? तो इसमें दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद होते हैं वो किसानों से खरीदे जाएंगे, फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट उत्पाद बनाकर विदेशों में बेचे जाएंगे और इससे किसानों को भी फायदा होगा। अच्छा, उत्तराखंड से एक प्रश्न और याद रखना कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। वैसे तो पहला फिर गोवा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेंटेंस में स्वतंत्रता के बाद लिख दिया तो फिर उत्तर आपका उत्तराखंड होगा। और अभी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुई थी? उत्तराखंड में। और याद रखना भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के रानीखेत में। उसके अलावा प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। फिर पूछ रहे हैं अभी एआई चैटबॉट हनुमान, इसे कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि ये चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई चैटबॉट लॉन्च करेंगे और उसका नाम ये हनुमान रखेंगे और इसे 11 भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए बनाया जाएगा। इतना सा ध्यान रखना। और ये चैट जीपीटी जो है ये किसका है? ये अमेरिकी कंपनी है ओपन एआई, उसका है। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही मेदराम यात्रा ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है मेदराम यात्रा और अभी ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। और मैं आपको बता दूं कि मेदराम यात्रा ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका ही दूसरा नाम समक्का सरक्का यात्रा भी है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। तो याद रखना कहां पे? तेलंगाना में। फिर पूछ रहे अभी वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अदिति सेन डे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। वर्ष 2023 के लिए दिया गया ये 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे? प्रोफेसर अदिति सेन डे को। और ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और अदिति सेन डे से एक और प्रश्न मैं आपको लिंक करा के याद करवा दूं कि फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भी ये बनी थी 2018 में जब इनको ये सम्मान मिला था। जीडी बिरला पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है पिछले 5 सालों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। प्राइज मनी के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी इससे पहले वाला जो 32वां दिया गया था 2022 के लिए वो दिया गया था नीलेश बी मेहता को। और जो पहला दिया गया था, पहला कब और किसे दिया गया था ये ध्यान में रखना, 1991 में आशीष दत्ता को। बाकी ऑप्शन में भी इंपॉर्टेंट नाम रखे मैंने आपके लिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपको पता है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। इनके साथ एक और थे, 2 जनों को मिला था ये, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अभी प्यारेलाल शर्मा को। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा बाबर आजम ने। पाकिस्तानी बल्लेबाज है ये बाबर आजम और अभी ये T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए और इस मामले में इन्होंने क्रिस गेल और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बाबर आजम ये पारियों के मामले में, मैचों के मामले में और समय लेने के मामले में ये उपलब्धि पाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं क्योंकि इन्होंने 271 पारियों में, मैचों में देखोगे तो 281 मैचों में और दिनों में देखोगे तो 11 साल और 82 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है। वैसे मैं आपको बता दूं विराट कोहली ये T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। उनके बाद रोहित शर्मा का नाम आता है। और वैसे T20 में सबसे पहले 10,000 रन पूरे किसने किए थे? क्रिस गेल ने। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे तेज बनाए इन्होंने, इस मामले में बाबर टॉप पर आ गए। और सबसे पहले 10,000 रन किसने बनाए थे? T20 में बात कर रहे हैं हम, क्रिस गेल ने। और भारतीय में विराट कोहली का नाम आता है। देखो फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अब यूं मत सोचना
कि बच्चों की तो मौजा हो जाएगी कि बिना बैग के स्कूल जाएंगे। हर दिन नहीं जाना है, सप्ताह में एक दिन डिसाइड किया गया है कि बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना है। तो उस दिन बच्चों को खेल कूद करवाए जाएंगे, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो भी अलग अलग गतिविधियां होंगी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब पढ़ाई के अलावा सारे काम करेंगे, फुल एंजॉयमेंट करेंगे ताकि वो खुश भी रहे। इससे उनका शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव ये दोनों कम होगा और खेलकूद में भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। मतलब जो भी उनमें क्रिएटिविटी होगी वो आगे, भाई किसी को गाना गाना अच्छा लगता है कहेंगे बेटा गाना गाओ, किसी को कोई अच्छा लगता है चीज तो वो करेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है बच्चे का। अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं हमारे समय क्यों नहीं हुआ था ये काम। हमें तो संडे को भी बुलाते थे, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आ जाओ, धत तेरी की। लेकिन हम भी कह देते थे कि सर 12 बजे नहीं बुलाओगे, 12 बजे शक्तिमान आता है सर, शक्तिमान देख के ही आएंगे। या मॉर्निंग में बुलाओगे तो 12 बजे के पहले छोड़ दोगे। शक्तिमान का बड़ा शौक था हमें। खैर, तो ये ध्यान रखना आप, बैग लेस स्कूल पहल ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अगला प्रश्न क्या है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट ने मिलकर के ये IMPEL AI कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आई मतलब हो गया आई क्रिएट, एम मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट जिन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया, और PEL मतलब हो गया प्रोग्राम फॉर एमर्जिंग लीडर्स इन AI, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में AI इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना। आई क्रिएट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट तो आप जानते ही हो, लेकिन आई क्रिएट क्या है? ये एक संस्थान है जो उद्यमियों को परामर्श देने का काम करती है। पूछ रहे अभी उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पे स्थापित होगा? ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है ये गोंडा जिले में स्थापित होगा। आपको याद है कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे कब होता है? 23 मई को। और अगर मैं पूछूं भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और पूछे भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तराखंड के रानीखेत में। और अगर आपसे पूछ ले 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था? आलिया मीर को मिला था, ये कश्मीर की है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। 22 फरवरी को मनाते हैं हर साल वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में। और थीम क्या है? हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फोन पे ने। तो इसे ऐसे समझो जैसे कि गूगल पे का या एप्पल का ऐप स्टोर है खुद का, उसी तरह से फोन पे ने कहा ये अपना भी ऐप स्टोर लॉन्च करेगा। और उसका नाम याद रखना क्या है? इंडस ऐप स्टोर। इंडस उसका नाम रखा है इन्होंने, इतना सा याद रख लो। फोन पे के संस्थापक और CEO कौन है? समीर निगम है। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा। ये शुरू हुआ था 2010 में। पूछ रहे हैं भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी? तो आंसर होगा 100%। FDI मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर कोई फॉरेनर है, कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, विदेश की कोई कंपनी है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे FDI कहते हैं। और अब इन्होंने कह दिया भारत सरकार ने कि भैया आप भारत में स्पेस सेक्टर में कोई भी विदेश कंपनी या कोई भी विदेशी व्यक्ति पूरा 100% तक का इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैंने भारत में कोई रॉकेट बनाने वाली कंपनी खोल ली, मतलब स्पेस से संबंधित कोई कंपनी है भारत में, मैंने खोल ली क्रेक एग्जाम रॉकेट नाम से मान लो, और उस कंपनी को बनाने में लागत आ रही है 100 रुपए की। तो अब कोई विदेशी व्यक्ति है, मान लो एलन मस्क भैया, वो मेरी कंपनी में पूरा का पूरा 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100% FDI को मंजूरी मिल चुकी है, इसीलिए। समझ में आ गया? और आपको बता दूं इससे पहले, मतलब स्पेस से पहले भारत सरकार ने किस और क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी थी? तो याद रखना, एक तो डिफेंस सेक्टर में और FDI को मंजूरी दी थी, तो याद रखना एक तो डिफेंस सेक्टर में और एक टेलीकॉम सेक्टर में भी। और आपको एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न इसी से संबंधित याद दिलाऊं तो 2023 की ये बात है, स्वीडन की एक कंपनी है साब, वो उसे भारत में रक्षा क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में 100% FDI की मंजूरी मिली थी। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना आप। फिर पूछ रहे हैं स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अश्विन प्रभु ने। बाकी अभी प्रोफेसर SD मुनि डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी थी। संजीव जोशी एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी, और अरूप कुमार दत्ता असम के ब्रेव हार्ट लाचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी थी।
अभी चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्चुअली में अमेरिका के ह्यूस्टन बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है इंटूटिव, और इसी का एक लैंडर है जिसका नाम ऑडिशियस है, और अभी ये चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये ऑडिशियस मून लैंडिंग करने वाला, या यूं कहूं कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला लैंडर बन गया है। और इस तरह से अमेरिका ये दूसरा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है, क्योंकि अमेरिका की ही तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो मैं देश के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश तो भारत है, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे। और वैसे भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था, जबकि 5वां बन चुका है जापान, ये भी ध्यान रखना। जबकि 5वां बन चुका है जापान, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा लीना नायर को। तो अभी टाइम मैगजीन ने वुमेन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की, और इसमें दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया गया, और इसमें भारतीय मूल की महिला हैं ये लीना नायर, इनको इसमें जगह मिली है। लीना नायर ये ब्रांड चैनल कंपनी की CEO है। अच्छा, इससे पहले आपको याद दिलाऊं तो अभी BBC 100 वुमेन्स 2023 की लिस्ट आई थी, उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था। दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेटर है, आरती कुमार राव और जस्ट नमाज तेंजिंग पाल्मो। और इसी तरह से अभी फोर्ब्स ने भी 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की थी। इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया था। कौन कौन? एक तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, एक रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL की चेयरपर्सन है, एक सोमा मंडल जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला हेड है, और एक किरण मजूमदार शो जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी मार्च 2024 में गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा श्रीलंका में। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 5वां संस्करण हुआ, और कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में हुआ, जो कि इसकी और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया भी था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये वैसे तो अभी दिसंबर 2023 में हुआ था। जो भारत में होता है वो तो एक ही जगह पे होता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसमें पार्टनर स्टेट कौन था? असम था। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। लेकिन अब ये विदेशों में भी होना शुरू हो गया है। तो अभी ये हुआ मार्च में ही, कहाँ पे? श्रीलंका में। ये आप जरूर ध्यान में रखना। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक तरह से ये इसके स्टैटिक हो जाएंगे। गीता महोत्सव की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत तो हुई थी 1989 में। इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था सन 2002 में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था इसे 2016 में। और 2019 में ये त्योहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। मतलब भारत में तो ये हर साल कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में होता है, पर इसे विदेशों में भी आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और अब 2024 में ये श्रीलंका में हुआ। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई? ब्रैम्पटन, कनाडा में। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था और अभी एग्जाम में पूछ भी लिया गया कि गांधी पीस प्राइज 2021 किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को। और ये तो देखो हरियाणा में हो गया, कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव, ये आपको अब याद रहेगा। और भारत के बाहर विदेश में मनाया कहाँ पे? श्रीलंका में, ये आपको याद रहेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला भी याद रखना, ये भी हरियाणा में मनाते हैं, हर बार मनाते हैं, हर साल। कहाँ पे? फरीदाबाद में। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा मालदीव में। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज में 2-4 पॉइंट ही है, वो आप बस इतना याद रखा करें, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक्सरसाइज का नाम दोस्ती एक्सरसाइज। अभी 2024 में 16वां संस्करण हुआ। किन किन के बीच हुआ? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ। और कहाँ पे हुआ? मालदीव में हुआ। ये एक द्विवार्षिक तटरक्षक अभ्यास है। पहली बार 1991 में ये हुआ था। ये पहली बार भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, लेकिन 2012 से श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया। वैसे श्रीलंका के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो होती है वो मित्र शक्ति है और स्लाइनेक्स है। और भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, इस दोस्ती 16 एक्सरसाइज में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से
ICGS यानी कि भारतीय तटरक्षक जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, एक है समर्थ और एक है अभिनव, इन्होंने हिस्सा लिया। और एक डोर्नियर हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। और बांग्लादेश भी इसमें शामिल हुआ था, मतलब बांग्लादेश पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसमें शामिल हुआ था। तो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना ये। और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, हमारी करंट अफेयर्स के रिवीजन हम कर रहे हैं इसमें। तो ज़्यादा हम वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हैं, इतना ही बनाते हैं ताकि एक दिन में आपके लिए वो चीज़ें ध्यान में रखना पॉसिबल हो। और हम कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये वही प्रश्न है जो आप डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ चुके होते हो। मैं तो आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, जो पहले पढ़ा हुआ है उसको फिर से याद दिला रहा हूँ। भाई देखो ये हमने पढ़ा था, याद कर लो, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही है, हम सबका, आपका, मेरा और किसी का भी। और ख़ास तौर पे पढ़ाई में तो हम स्वामी विवेकानंद जी नहीं है कि एक बार याद पढ़ा और याद हो गया और याद रहेगा। हमें बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक बार में ही हमें सब याद हो जाए तो मैथ्स एक बार पढ़ के छोड़ दो, रीजनिंग एक बार पढ़ के छोड़ दो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपके साइंस वगैरह सब्जेक्ट आते हैं एक बार पढ़ के छोड़ दो। बार बार क्यों क्वेश्चन लगाते हो मैथ्स के, बार बार क्यों रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्यों हर चीज़ को बार बार रिपीट करते हो? बाकी सब में तो आपको रिवीजन करना याद रह जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हैं तभी तो ये हालत है हमारे इस वीडियो की, व्यूज़ ही नहीं आते हैं। भाई डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बताता रहता हूँ। भैया अगर आपसे घर पे रिवीजन नहीं होता है, डेली 10 से 15 मिनट अगर अपने करंट अफेयर्स के लिए निकाल नहीं पाते हो रिवीजन करने के लिए, तो हमने रिवीजन वाली क्लास चला रखी है, जिसमें आपको कुछ भी नोट्स वोट्स नहीं बनाने, वीडियो चला करके बैठ जाओ ईयरफोन लगा करके। मैं इतनी बार रिपीटेशन करा दूंगा चीज़ों का कि आपको याद होने लगेगी। आप याद नहीं करना चाहोगे फिर भी दिमाग में घुसी जाएगी। जब एक ही चीज़ को मैं बार बार बोलूंगा, दोहराऊंगा, आप सुनते रहोगे, आपके दिमाग में जाती रहेगी चीज़ें, तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में तो बैठेगी ना। खैर जो वीडियो नहीं देखते उन्हें तो और मैं क्या समझा सकता हूँ, इतना ही समझा सकता हूँ। लेकिन आप लोग देखते हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है। रिविजन करो बढ़िया से, एक ही बार में एग्जाम क्रैक कर लो, फिर इन सब किताबों को साइड में पटको और मौज मस्ती करो। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना। अपने दोस्तों तक तो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।